हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ, आप लोगों के लिए हम जो है फाउंडेशन बैच के रूप में ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और फिर जो है ज्योग्राफी के बाद इस तरह से आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हाँ, हिस्ट्री और फिर साइंस के पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से हम आपको सारे जो है जीके जीएस पोर्शन हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना अपना जो कि टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं जो बच्चे, वो बच्चे आप अपना गोल बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या बनना है। उस अनुकूल हम सबको पर्सनली गाइड करेंगे कि हम ये क्लास करने के बाद आपको और क्या करना चाहिए, वहाँ से हम गाइड करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो पर्सनली आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे आपको आपका गोल बताएँगे, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको उस इसके अलावा कुछ जो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रीज़निंग पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारे आपको बता देंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये रहा कि ये जीके जीएस एक्चुअली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आपका बिहार दरोगा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, हाँ, चाहे आपका बिहार बीपीएससी टीचर हो जाए, हाँ, बिहार के 1 to 5 टीचर हो जाए, 6 to 8 टीचर हो जाए, 10th टीचर, 12th टीचर हो जाए, तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप किसी भी क्लास या किसी भी आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जीके जस्ट महत्वपूर्ण है, जो कि हम आपको जीके जस्ट पर्सन जो है, जो मेन होता है, उसको हम आपको कवर करा देंगे और धीरे-धीरे आपको पूरी मजबूत कर देंगे और इस प्रकार बना देंगे कि आपको शायद ही किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको एहसास नहीं होगी कि हमें कुछ मेरा कमज़ोर रह गया। बशर्ते अभी से आपको डेडिकेशन के साथ देखिए, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, अभी आप भी कर लेंगे, शुरुआत में करेंगे। बात होती है कि आप कब तक लगे रहे उसके लिए, मेन बात ये होती है। अभी हम भी लगे हुए हैं, आपको पता है कि हम जॉब में हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर भी हम अभी भी लगे हुए हैं और इस प्रकार हम आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी लगे रहिएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब तक नहीं हो जाए। ये 1 साल नहीं गिनना है, 5 महीने, किसी का 6 मंथ में भी हो जाएगा, किसी का 6 मंथ और लग जाएगा, किसी का साल भी लग जाएगा, 1.5 साल भी लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, खुद को ये नहीं कहना है कि अब हमसे नहीं होगा, हम बहुत पढ़ लिए, नहीं। आपको थोड़ा-सा आप में स्थिरता होना चाहिए। स्थिरता होने के बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं। तो आपको माइंड में सेट करना है कि जब तक नहीं तब तक नहीं, जब तक तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? ये वाली आपकी भावनाओं आपके अंदर में आना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, आज हम लोगों का शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? बाकी बातें हम धीरे-धीरे आपको क्लास में बताते रहेंगे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग अब हम लोग इस क्लास में ज्योग्राफी देखेंगे। आप लोग को 7 कॉपी बताए थे टेलीग्राम पे लेने के, आप ले लेंगे। उसमें से अगर आप सातों एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, तो अभी एक कॉपी ले लीजिए, मोटा सा कॉपी ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। और इस कॉपी भी ये है नहीं, हम आपको बता देते, फिर भी हम आपको एक कॉपी दिखा रहे हैं। इस रूप में ले लेना है, मोटा कॉपी इस रूप में देख लीजिए, थोड़ा बड़ा अच्छा पेज बड़ा होना चाहिए। एक कॉपी मंगा लीजिएगा, मोटा कॉपी। इसमें शुरू से आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर एक कॉपी फिलहाल नहीं एफर्ट कर पा रहे तो एक कॉपी मंगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या है, देखते हैं ज्योग्राफी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी एक कैसा वर्ड है, ज्योग्राफी जो है एक यूनानी वर्ड है। क्या बोलेंगे हम दोस्तों, यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है। तो ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो किससे बना हुआ है, तो ये दो, ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है जियो, क्या बोलेंगे, जियो, और एक है ग्राफी, हाँ, GRAP, ग्राफ, हाँ, जियोग्राफ। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या बोले हम बोले
आपको डेडिकेशन के साथ सुनना है और आपको हम हर दिन क्या करेंगे, जो पढ़ाएँगे हर एक पहले ही एक दिन आपको 5 घंटा 10 घंटा पहले ही हम आपको वो जो है नोट के रूप में टेलीग्राम पे दे देंगे। तो आप उस वहाँ से क्या करेंगे कि वहाँ से आप पहले उसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? जो आपको अगर बुक नहीं एफर्ट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पढ़ाने वाले हैं, आपको हम पहले ही दे देंगे। उसके बाद पढ़ के एक बार आप क्लास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या बोले, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिला हुआ है, जियो, हाँ, और ग्राफी, जियो और ग्राफी। तो ग्राफ, जियो और ग्राफ। जियो का अर्थ क्या होता है बाबू? तो जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है बाबू? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो आप लोग इतना तो समझ में आ गया। तो बोलिए तुमको कि जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी। समझ में आ गई क्या? कि आपको याद हो गई क्या कि जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा ही होगा ना? हाँ। तो जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफ का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। क्या होता है? वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन ही, पृथ्वी का वर्णन अर्थात क्या हमसे मिला कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई क्या कि ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलके बनी हुई है, 2 यूनानी शब्दों से मिलके बनी हुई है। एक बोले जियो, एक ग्राफ, हाँ, या ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। अभी लिखना नहीं है, ठीक है? आपको लिखना, एक्चुअली आपको सब कुछ तो हम दे दिए हैं पढ़ने के लिए, तो आप सिर्फ सुनिए अच्छे से, और हो सके तो आप पेन को लेके बैठिए। अभी लिखना नहीं है, लिखने का भी समय दे देंगे, हम खुद लिखा भी देंगे आपको। तो समझिए, तो ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो, एक ग्राफी। जियो एक यूनानी शब्द है, हाँ, जियो एक यूनानी शब्द है जो किससे बना हुआ है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या इतना आपको समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गई क्या? कि क्या बोले हम कि जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अर्थ क्या निकला हमको यहाँ पे? पृथ्वी वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का क्या हमको चाहिए? वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या आपको यहाँ तक समझ आया क्या? फिर एक शब्द आती है कि ज्योग्राफी शब्द या ज्योग्राफी का खोज किसने किया? ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो ज्योग्राफी का जो पिता है, ज्योग्राफी का फादर, ज्योग्राफी का पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहते हैं। किसको बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को। ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? पिता, पिता, इरेटोस्थनीज को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? इरेटोस्थनीज, इरेटो अस्थनीज। ये याद हो जाएगी आपको। क्या क्या बोले हम आपको? ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। क्या समझ में आ गई कि हम आपको पढ़ाने वाले क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कितने शब्द से? 2 शब्दों से, जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफ का मतलब होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ये स्टार, ये ऑब्जेक्टिव
स्टार कर लीजिएगा। ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों इसलिए स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ज्योग्राफी को हम लोग अध्ययन जो करेंगे किस रूप में करेंगे सर जी? तो ज्योग्राफी को हम लोग 3 से 4 भागों में पढ़ के अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, एक होगा आपका एस्ट्रोनॉमी, दूसरा होगा ट्रोपोग्राफी, तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे जियोलॉजी, हाँ, और चौथा पार्ट पढ़ लेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, और 5वां पार्ट पढ़ लेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग को लगभग जो 5 पार्ट में ज्योग्राफी को बांट के पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या कि हम लोग जो है ज्योग्राफी को कितने पार्ट में बांटेंगे? हम लोग को ज्योग्राफी को, हम लोग जो है ज्योग्राफी को 5 पार्ट में पढ़ने वाले अध्ययन के लिए हम लोग कितने भाग में उसको बांट देंगे? 5 भाग में। एक पढ़ेंगे किसको? एक फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ज्योग्राफी के अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी, ठीक ना? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक ना? तो अब क्या बोलेंगे हम लोग? क्या क्या बोले? एस्ट्रोनॉमी। दूसरा बोलते ट्रोपोग्राफी। क्या बोले दूसरा? हम बोले थे आपको ट्रोपोग्राफी। क्या बोले थे दूसरा? ट्रोपोग्राफी, हाँ, क्या बोले थे? ट्रोपोग्राफी। तो दूसरा ले लीजिए ट्रोपोग्राफी, ट्रोपोग्राफी, ठीक ना? इसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, हाँ, और इसको बोलते हैं स्थलाकृति विज्ञान। ठीक है, तीसरा हम लोग और पढ़ेंगे हम लोग, अभी आप इस तरह लिख लेंगे, बाकी हम आपको उसकी सबको डिटेल में देखेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और तीसरा हम लोग देखेंगे, हाँ, तीसरा देखेंगे जियोलॉजी, जियो जियो जियोलॉजी, हाँ, जियोलॉजी। क्या देखेंगे हम तीसरा? जियोलॉजी, अर्थात भूगर्भ विज्ञान, ठीक ना? भूगर्भ विज्ञान। और चौथा देख लेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेंगे। और 5वां देख लेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इस प्रकार इंडियन ज्योग्राफी, इस प्रकार हम लोग ज्योग्राफी को इतने भागों में बांट कर पढ़ लेंगे। हम लोग ज्योग्राफी को इतने भागों में बांट कर पढ़ लेंगे। कितने भागों में पढ़ लेंगे? एक एस्ट्रोनॉमी, दूसरा ट्रोपोग्राफी, तीसरा जियोलॉजी, चौथा वर्ल्ड ज्योग्राफी और 5वां इंडियन ज्योग्राफी। इतने भागों में हम लोग ज्योग्राफी को बांट के हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? तो शुरू हम लोग एस्ट्रोनॉमी से करेंगे, ठीक है ना? एस्ट्रोनॉमी से करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस रूप में थोड़ा लिख लीजिए, या तो आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम थोड़ा सा समय देते हैं, 30-35 सेकंड के लिए हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में लिखने के लिए, या तो लिख सकते हैं, तो आपको टाइम ही हम देंगे लिखने के लिए, जल्दी लिख लीजिए आप। ठीक है क्या? आप लोग हम विश्वास करें कि लिख लिए होंगे, विश्वास करें कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई खास नहीं था, सो बाद में आप फिर नोट में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक ना? तो अब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो आप बोले सर जियोग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, हाँ, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ लेंगे? जियोग्राफी को हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ लेंगे, हाँ, 5 भागों में बांट के पढ़ लेंगे। और हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है। हो सके कि आज पढ़ाएं तो कल आपको एक दिन रिवीजन पे समय देना है, फिर धीरे धीरे आप हम पढ़ाते जाएंगे, डेली 2-2 क्लास हो जाएगा, 3-3 क्लास हो जाएगा। अभी आपको धीरे धीरे थोड़ा सा कछुआ के जाल में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्या देखेंगे। हम लोग फर्स्ट क्या था हम लोगों का, याद बताइए तो आप लोग बोलिए तो। जो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रो
नोमी, एस्ट्रोनॉमी, क्या यही बता दें क्या? एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान। क्या बोलेंगे? अर्थात जो क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान। खगोल, थोड़ा सा हिंदी को आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। खगोल विज्ञान, हाँ, खगोल विज्ञान फिर भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोनॉमी को क्या बोलेंगे हम लोग? खगोल विज्ञान। अब ये खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? एस्ट्रोनॉमी होता क्या है अगर इसकी हम बात करें, हाँ, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी क्या खगोल विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? अर्थात खगोल विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ शुरू करेंगे? ब्रह्मांड से। क्या कहें? ब्रह्मांड से। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहाँ शुरू करेंगे? ब्रह्मांड से। कहाँ से? ब्रह्मांड से। अर्थात अर्थात हम बात करें एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़े माने? ब्रह्मांड। और एस्ट्रोनॉमी अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, हाँ, ब्रह्मांड का का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन ही ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी, 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 ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या आपको ये भी समझ में आ गई क्या? ये भी समझ में आ गई क्या कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या बोले? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या? ब्रह्मांड के जो पूरे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? पूरे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या पढ़ेंगे? पूरे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। और पूरे ब्रह्मांड का ही अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या समझ में आ गई क्या? तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ठीक ना? चलो ठीक है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन, अब ब्रह्मांड का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब बात रही कि सर जी, बात रही कि ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहता है, ब्रह्मांड क्या है? अब एक बात हम लोग उठाए यहाँ पे कि ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, हाँ, क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड क्या है बात करें, ब्रह्मांड क्या है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक ना? यूनिवर्स बोलते हैं। तो ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं। अब ये इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिवर्स में क्या पढ़ने वाले हैं? तो ब्रह्मांड कहते किसे हैं? ब्रह्मांड कहते किसे हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? इससे पहले बोले कि हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड जो है ना, एस्ट्रोनॉमी अर्थात ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अर्थात हाँ, पूरे ब्रह्मांड को जब अध्ययन करते हैं इसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और ब्रह्मांड क्या है? अब ब्रह्मांड क्या है कि आकाश, हम लोग क्या पढ़ते हैं? आकाश। तो आकाश में जितने भी आप रात में तारा, कभी कभी वो मतलब पिंड, कोई जैसे कि आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, सूर्य, पृथ्वी, हाँ, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, हाँ, इस प्रकार आप लोग 8 ग्रह पढ़े होंगे, हाँ। उसके बाद सभी ग्रह के कुछ उपग्रह होते हैं, सभी के नहीं, कुछ ग्रह के उपग्रह होते हैं। ये पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। इस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, हाँ। तो ये सारे जितना भी आकाश में पिंड आप पढ़े हैं या जानते हैं या देखे हैं, समस्त आकाश में जो जितना भी पिंड है उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। नहीं समझ में आया हुआ? सुनिए क्या बोले कि आकाश में मान लिया जाए ये पूरा आकाश है। आकाश में कहीं तो आप सुने होंगे सूर्य है, कहीं सुने होंगे आप तारा है, कहीं पढ़े होंगे आप उछल तारा है, कहीं आप सुने होंगे कि क्षुद्र तारा है, क्षुद्र ग्रह है, कहीं पढ़े होंगे आप कि कहीं पढ़े होंगे
आप आकाश गंगा पढ़े होंगे। तो इस प्रकार आप जितना भी आकाश में पिंड को पढ़े हैं, जाने हैं, सुने हैं, हाँ, ग्रह को जाने, उपग्रह को जानते हैं, सारे सारे आकाश के, किस कहाँ के, आकाश के, आकाश के सारे आकाशीय पिंड, सारे आकाशीय पिंड, ये क्या है, आकाश है, तो सारे आकाशीय पिंड को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सारे आकाशीय पिंड, आकाश में जितने सारे पिंड है, आकाश में जितने सारे पिंड है, सारे समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या समझ में आ गई? आप आंख बंद कीजिए, आप सोचिए, आकाश में जितने सारे पिंड है, सारे पिंड को आकाश के समस्त, हाँ, आकाश के समस्त, हाँ, पिंड या समस्त आकाशीय पिंड, आकाश के सारे पिंड या समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या समझ में आ गई आपको? क्या समझ में आ गई? तो हम आप लिख लीजिएगा, क्या ब्रह्मांड क्या है, क्या कि समस्त सारे आकाश के पिंड, सारे आकाश के पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। हाँ, इसमें कुछ अलग अलग तारे होंगे, हाँ, कुछ कोई क्षुद्र तारा होगा, ग्रह होगा, हाँ, कुछ ग्रह होगा, बुध होगा, शुक्र होगा, शनि, इस प्रकार से पूरे जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, जितने भी ब्रह्मांड में क्या है, जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, जितने भी आप समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड समझ में आ गया क्या है, ब्रह्मांड समस्त आकाशीय पिंड, क्या बोलेंगे, समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड या तो यूनिवर्स कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, कहा जाता है। क्या आपको समझ में आ गई? क्या बोले हम, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। समस्त आकाशीय पिंड, आकाश में जितने सारे पिंड आप देखते हैं, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आपको इतना बात समझ में आ गई? चलिए, आपको इतना बात समझ में आ गई तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे ब्रह्मांड क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे ब्रह्मांड जो है विस्तृत होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रही है, विस्तृत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड जो है में हर एक तारा जो है धीरे धीरे टूट रहा है। सभी तारे में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, अर्थात सब में एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अभी हम आपको समझाएंगे, सारे बात समझाएंगे, इसको सुनिएगा। क्या वो जितने भी मतलब पिंड है ब्रह्मांड में, जितने भी पिंड है ब्रह्मांड, ठीक ना, जितने भी पिंड है ब्रह्मांड में, आप जितना महसूस कर पा रहे कि पिंड है, वो है, मतलब तारा है, ग्रह उपग्रह, तो उसमें से जितने भी तारे हैं, सारे तारे दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, तो एक दूसरे टूट रही है, एक दूसरे से टूट रही है। तो अर्थात क्या हो रही है, इस प्रकार वो कैसे टूट रही है, नाभिकीय, उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन। क्या हो रही है उसमें, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, जिसके कारण उसमें क्या हो रही है, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, पिंड है, सब में एक अपनी ऊर्जा होती है, और उसमें मतलब उस आपस में एक नाभिकीय संलयन कर देती है, नाभिकीय संलयन से वो टूट रही है, और इसमें क्या हो रही है, विस्तार हो रही है। क्या हो रही है, विस्तार हो रही है। तो आप ये बात समझ में आ गई क्या, कि ब्रह्मांड में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, हमारे ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन विस्तृत होते जा रही है। हमारे ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रही है, विस्तृत होते जा रही है, होते जा रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, कि ब्रह्मांड में जितने पिंड है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, विस्तृत होते जा रही है,
विस्तृत होते जा रही है, विस्तृत होते जा रही है। ब्रह्मांड क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारी क्या हो रही है, विस्तृत हो रही है। और इसमें से सबसे अधिक मात्रा में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आकाशीय पिंड है, मतलब ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा सबसे अधिक मात्रा में पिंड है, तो वो सबसे अधिक मात्रा में पिंड कहा जाए छोटा छोटा, वो तारा है। क्या है, तारा है। क्या है बोले हम लोग, तारा। क्या बोले हम लोग, अगर आपको नहीं दिखा रहा हो तो इसको मिटा के हम फिर से मिलते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तो हम लोग बोलेंगे तारा। क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक, ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्याओं में क्या है, तो तारे हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, सबसे अधिक संख्या में तारे होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, सबसे अधिक संख्या में तारे होते हैं। हाँ, ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारे हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तो क्या है, तारा है। क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में तारा है। चलिए लीजिए आप लोग, क्या है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में कहा जाए, सबसे अधिक संख्या में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में, अधिक संख्या में, अधिक संख्या में ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में क्या है, तारा है। समझ में आ गई क्या। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर तारा है क्या, तारा है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। तो आप इतना बात समझ में आ गई क्या। चलिए इसमें मिटाते हैं और आपको हम अच्छे से समझाते हैं, हम लोग अभी तक में क्या पढ़े उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इतना तो मिटा सकते हैं, इतना तो हम मिटा सकते हैं। और अगर आप नहीं देखें, मतलब लिख पाए, तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा बैक करेंगे और जाकर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। तो बैक करके स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अब आपको लिखने का मौका देंगे। थोड़ा सा हमारे दिमाग से क्या, बैक करके रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिए, ठीक ना। फिर आपको लिखने का मौका हम क्लास में एक साथ सब करवाते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारे कुछ हम करवाते जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा रिविजन करा दें, वो भी याद हो जाएगा, आप खुद से भी लिख लीजिएगा। चलिए हम आपको रिविजन करा रहे हैं, ठीक ना। तो हम क्या बोले, हम ये बोले कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, जियोग्राफी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 5 भागों में। कितने बोले, 5 भाग। एस्ट्रोनॉमी, हाँ। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा ट्रोपोग्राफी, हाँ। दूसरा ट्रोपोग्राफी। तीसरा क्या बोले हम आपको, जियोलॉजी, हाँ, जियोलॉजी। और चौथा क्या बोले आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। और पांचवा क्या बोलेंगे हम लोग आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमी शुरुआत की है। एस्ट्रोनॉमी किसके अंदर आता है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को हम लोग देखिए कितने भागों में बांटा गया है, ज्योग्राफी को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। ज्योग्राफी कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, ज्योग्राफी में 2 शब्द है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। एक जियो, एक ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, तो जियो का अर्थ होता है जियो, हाँ, जियो और दूसरा है ग्राफी, हाँ, ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, हाँ। ग्राफी का अर्थ वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया आपको। लगा कि ज्योग्राफी जो है कौन सा 2 वर्ड है, तो ज्योग्राफी जो 2 शब्द है वह यूनानी 2 शब्द है। कौन सा शब्द है, ज्योग्राफी 2 शब्द, किन 2 शब्दों से बना हुआ है, यूनानी भाषाओं के 2 शब्द से बना हुआ है। किन शब्दों से बना हुआ है, तो ये दोनों भाषा क्या है, यूनानी भाषा। ये दोनों भाषा कौन सी है, यूनानी। क्या बोलेंगे आप लोग, यूनानी। ये दोनों भाषा कौन सी है, ये दोनों की भाषा से बना है यूनानी। आपको सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको बताएं कि ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी। तो फिर ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं, तो ये आपको याद है क्या, बोलिए तो मेरे साथ। इसके पिता, ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं,
थोड़ा सा याद रखिएगा नाम, इरेटोस्थनीज। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? नहीं हुआ याद, बोलिएगा तो कोई बात नहीं भाई। रटो 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 रटो, क्या पा रहे हैं? ज्योग्राफी के किताब को रटो। इरेटो इरेटो, कहाँ पे रटोगे? इसी स्थान पे रटो जहाँ पे बैठे हो, स्थान पे, स्थान स्थान, तो इसी स्थान पे। ज्योग्राफी का पिता क्या है? रेटो, इसी स्थान पे जहाँ तुम बैठे हो। इरेटो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है, याद हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी। क्यों? ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी ही पढ़ेंगे। अब इस पृथ्वी में बैठ के आप लोग क्या करोगे? रटना पड़ेगा। इरेटो इरेटो, इसको रटो, ठीक है। इरेटो कहाँ पे? स्थनीज, जहाँ बैठे हो जिस पे, उस इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? तो उसके बाद हम आपको बोले ना, उसके बाद बोले हम एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। क्या है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन ही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का जो हम अध्ययन करते हैं इसी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर है ब्रह्मांड ही क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है कि समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोले? समस्त 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 आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड। क्या याद होगी क्या? समस्त आकाशीय पिंड ही क्या है? ब्रह्मांड है। समस्त आकाशीय पिंड ही क्या है? ब्रह्मांड है। समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड है। समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको बताया हम कि आकाशीय पिंड दिन प्रतिदिन की, इसमें क्या हो रही है? एक क्या हो रही है? आकाशीय पिंड में दिन प्रतिदिन विस्तार हो रही है। क्या हो रही है? विस्तार हो रही है। और उसमें सबसे अधिक संख्या में क्या है? जो सबसे अधिक संख्या में कहा जाए तो तारा है। क्या है? तारा है। क्या है? तारा। आकाशीय पिंड, जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, आकाश के जो पिंड है सारे, इसमें सबसे अधिक संख्या में क्या है? तो तारा है। वह हम लोग के लिए देखते हैं तारा, तारा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? आंखें बंद कीजिए मेरे साथ, बोलिए कि ज्योग्राफी कितने शब्दों से, कितने, किन दो शब्दों से? तो दो यूनानी शब्दों से। ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से, किस, कौन कौन? जियोग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपको थोड़ा सा भी लगेगा, हो सकता है कि मन में लग रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बहुत आसान कर देंगे, एकदम मज़े आने लगेगी। थोड़ा सा अंदर घुसने के बाद, दो चार क्लास के बाद और मज़ा। अभी तो आपको पक्का ही मज़ा आ रहा है क्लास करने में, सारे क्लास के बाद याद हो जाएगी आपको, यहीं पे याद हो जाएगी। लेकिन इसके आगे जितना भी धीरे धीरे अंदर घुसते उतना और मज़ा आएगा, पढ़ने में आनंद आ जाएगा। तो आप लोग जितने भी 12th पास बच्चे हो गए हैं, और सभी अभी से अगर भिड़ जाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको इंटर के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले तक में जॉब पक्की हो जाएगी। बस शर्तें देखिए, क्या एक्चुअली होती क्या है ना, कि बच्चे इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत निकलने लगती है, गार्जियन का दबाव आने लगता है, बच्चे सही मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, डायरेक्शन भटक जाता है। तो इसीलिए हम आपको उन सभी 12 बच्चों को फोकस किए, क्योंकि उसको अभी से हम पकड़ बना लिए कि वो बच्चे मतलब कहीं न कहीं दिशा भटक जाएँगे। तो क्यों ना थोड़ा-सा हम गाइडलाइंस हम दे के सब बच्चे को पार कर दें, नैया पार कर दें। तो आपको अभी से डेडिकेशन के साथ अगर भिड़ते हैं ना, तो मेरा वादा है सच में, आप जिस समय में बच्चे 12th पढ़ के थोड़ा-सा समय अपना 1-2 साल बर्बाद कर देते हैं, उस टाइम तक ना आपकी तैयारी इतनी बूस्ट हो जाएगी, आप उस लायक हो जाइएगा। अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल तक में आप कंप्लीट करते हैं, तो 3 साल तक में आप दरोगा के लायक तैयारी भी आपकी हो जाएगी। जो बच्चे दरोगा के एस्पिरेंट हैं, और जो बच्चे बीपीएससी अर्थात मतलब बिहार टीचर में बैठने वाले हैं, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। समझ में आ गई ना? इस प्रकार और रेलवे के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, जो रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें रेलवे की तैयारी में भी 40, किसी एग्ज़ाम में 35, किसी में 40, हाँ, किसी में 50 भी जीके जीएस आता है। तो जीके जीएस बहुत ही बड़ा फैक्ट है। हर एक मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे लीजिए, बैंक लीजिए, हाँ, एसएससी लीजिए, तो मैं भी खुद कभी रेलवे में पढ़ा, हमें भी पता है कितनी, हाँ,
कितनी जीके में मशक्कत है। तो आप लोग अभी से जुड़ जाइएगा ना, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, आप समस्त पे कमांड बना पाएंगे, मज़े से पढ़ेंगे। थोड़ी सी औतानी नहीं है, पढ़ना है और स्ट्रांग होके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या बोले, तो इसके पिता किसे बोलते हैं, ज्योग्राफी का पिता इलेक्ट्रोस्थिनीज को कहा जाता है। उसके बाद फिर आपको बताया ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। हाँ, या कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। समस्त आकाशीय पिंड क्या है, समस्त आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, विस्तार हो रही है। और ब्रह्मांड सबसे अधिक संख्या में कोई आकाशीय पिंड है, तो वो क्या है, तारा है। वो क्या है, तारा है। अब हम लोग तारा क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो हम अब इस आराम से मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं लगती है। ठीक है, तो लीजिए हमने ये क्या किए, मिटा दिए। हम क्या किए, मिटा दिए। तो अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तारा। तो सबको हेडिंग दे दीजिए। अब हम लोग क्या हेडिंग दीजिएगा, तारा। क्या हेडिंग दीजिएगा, तारा। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं तारा, एक स्टार लगा लीजिए। तारा, ठीक ना, ये तारा। क्या बोले हम लोग इसको, तारा। हाँ, तारा पढ़ेंगे। तो लिखिए, सब हेडिंग लगा लीजिए तारा को। अब तो आप लोग इंग्लिश में स्टार ही जानते हैं, तो STA और स्टार बोलते हैं। अब तारा क्या है, तारा क्या है सर। अच्छा, आपको पता है कि पृथ्वी के पास एक अपना प्रकाश है, या आपको पता है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है या नहीं। ये आपको पता है कि किन आकाशीय पिंड, जैसे कि बहुत सारे ग्रह वगैरह है, तो होते हैं, हाँ, 8 ग्रह है। तो आप जानते होंगे कि बुध, हाँ, शुक्र, पृथ्वी, शनि, हाँ, अ, मंगल, बृहस्पति, हाँ, अरुण, वरुण, हाँ। इस प्रकार जैसे जो है, जो हम लोगों के कितने ग्रह ग्रह है, तो 8 ग्रह है। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हाँ, बृहस्पति, हाँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार 8 ग्रह है। इसमें से 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य ग्रह। जिसे आप सीधे आगे पढ़ाएंगे। तो जितने भी आकाशीय पिंड है, क्या उसमें अपना खुद का प्रकाश होता है क्या, हम बोलेंगे नहीं। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सभी में, देखिए मेरा वर्ड पकड़िएगा, सभी में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और उष्मा नहीं होता है। तब लेकिन तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसमें जिसमें खुद का क्या होता है। तो तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसमें खुद का प्रकाश और उष्मा होती है। क्या समझ में आ गई क्या, कि जितने भी आकाशीय पिंड है उसमें से क्या खुद का सभी में खुद का सभी में खुद का सभी में खुद का प्रकाश होती है क्या, तो बोलेंगे सभी में खुद का प्रकाश नहीं होती है। लेकिन जितने भी तारा है, जितने भी स्टार है, तारा है, सूर्य भी एक स्टार है, ठीक है, सूर्य भी एक तारा ही है। तो जितने भी तारा है उसमें खुद का प्रकाश होता है। जितने भी तारा है उसमें खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है। तो पहली बात तो समझ में आ गई होगी, जितने भी तारा हो उसमें क्या होता है, खुद का प्रकाश होती है। और क्या होती है, उसमें उष्मा उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। तो जितने भी तारा है इसमें क्या होती है, खुद का प्रकाश होती है। प्रकाश होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश क्या है, वैसा आकाशीय पिंड है, वैसा आकाशीय, आगे ये कहाँ पे, आकाश में ही है ना। तो वैसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम स्टार, तारा कहते हैं। नहीं समझ में आया आपको ना, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले कि वैसा आकाशीय पिंड
वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसमें जिसमें खुद का प्रकाश, वैसा आकाशीय पिंड। क्यों? क्योंकि आकाश में ही सारे पिंड हैं, उसमें से कोई एक ऐसा पिंड, कोई एक ऐसा पिंड, वैसा आकाशीय पिंड, वो सब सारे पिंड जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम उसे हम उसे हम उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम तारा कहते हैं, उसे स्टार कहते हैं। क्या समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई क्या? वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आकाशीय पिंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई, सॉरी, उसे हम तारा बोलते हैं, उसे हम तारा बोलते हैं। क्या समझ में आ गया तारा? वैसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम तारा कहते हैं। क्या आप समझ गए? लिख ले गए क्या? चलिए, अच्छी बात। फिर हम लिखा देंगे। तो आप क्या कीजिए, तो लिखिए, इसमें खुद का एक डेफिनेशन लिखिए, तारा क्या है। तो देखिए, तो क्या है, हम लिख लेंगे, वैसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम तारा बोलते हैं। अब देखिए, तारा का जो जीवन काल होता है ना, तारा का जो जीवन काल होता है, ये कितना उम्र तक जीता है? तो इसका जीवन काल अनंत होता है। क्या बोले? कि तारा जो है, इसका जीवन काल क्या होता है? इसका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है, अर्थात तारा का जीवन काल बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही जीवन काल जीवन काल जीवन काल बहुत ही ज़्यादा होती है। अन्य आकाशीय पिंड की तुलना में तारा का तारा का तारा का तारा का तारा का तारा का जीवन काल बहुत ही अधिक होती है। देखिए, तारा में खुद का प्रकाश क्यों होता है, थोड़ा सा अगर हम इसमें डीपली घुसे, अंदर घुसे, घुसना ही पड़ेगा। तो तारा, हर एक तारा स्टार के पास इसके अंदर में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जितने भी तारे हैं वो बहुत सारे गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनी होती है, और वो गैस जो है, दो हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, और एक हीलियम 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 का निर्माण करती है। हाँ, हीलियम का निर्माण करती है, और इस क्रिया के दौरान बहुत सारे प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? और इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोले? संलयन, नाभिकीय संलयन। समझा? संलयन। तो आपको समझ में आ गई, ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जिसमें नाभिकीय संलयन होती है? तो तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसमें संलयन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? तारा में संलयन की क्रिया होती है। संलयन की क्रिया होती है। क्या आपको समझ में आ गई क्या? क्या आपको समझ में आ गई क्या? कि जितने भी तारा है उसमें क्या होती है? संलयन, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और उसका काल उसमें नाभिकीय संलयन होती है, तो क्या होती है? बहुत सारे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार उसमें वो जो है उसका जीवन काल बहुत लंबे हो जाते हैं, और उसमें हर एक में क्या, कौन सी क्रिया होती है? संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब बहुत सारे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो तारा किस रूप में रहता है? सारे तारा जो है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अर्थात, अब प्लाज्मा अवस्था क्या है? तो आप लोग और पढ़े होंगे। तो प्लाज्मा अवस्था जो है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था बॉस-आइंस्टाइन कंसंट्रेट होती है। तो
पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, ये किस रूप में होता है? तो आप अगर लोहे को बहुत सा ज़्यादा गर्म करके एकदम लबालब एकदम तरल के रूप में बदल देंगे, वही तरल अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। तो मान लेते हैं आप कुछ गर्म किए, लोहा गर्म किए, पूरा एकदम खौला दिए लोहा को, तो जब ज्वालामुखी फटते हुए देखिएगा फिल्म सब में, तो बर्फ बर्फ के गिरता है, तो वो जो बर्फ बर्फ के गिरता है वही प्लाज्मा, वही अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। अर्थात एक तारा भी इसी रूप में होता है। क्या होती है, बाहर में बारिश पड़ रही है, हो सकता है तो थोड़ा आवाज़ आ रही हो, तो ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक हम बंद कर देते हैं। बारिश के कारण ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी शायद, हो सकता है आवाज़ डिस्टर्ब भी हो रहा हो। हाँ, थोड़ा सुनिएगा। तो प्लाज्मा जो है, तारा जो है, तारे में जो होती है, किस कैसा होता है? क्या तारा देखने में जिस तरह सूर्य देखते हैं ना, क्या लाल लाल तत्व दिखाई पड़ता है, सेम उसी प्रकार हर क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो हर एक तारा जो होती है लाल तप्त होती है, लाल तप्त होती है, लाल तप्त होती है। और जो है वो किस रूप में होता है? प्लाज्मा अवस्था के रूप में होती है। प्लाज्मा क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ पदार्थ की चौथी चौथी अवस्था 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 पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। तो तारे किस रूप में होते हैं? प्लाज्मा के रूप में होते हैं। तारे किस रूप में? प्लाज्मा में होते हैं, मतलब लाल तप्त होती है, लाल तप्त को ही प्लाज्मा बोलते हैं, लाल तप्त को ही प्लाज्मा होते हैं। लावा ही क्या है? एक प्लाज्मा है, ठीक है। तो क्या बोले हम, क्या बोले कि तारा जितने भी हैं वो किस रूप में होते हैं? तारा जितने भी है वो लाल तप्त के रूप में होती है, लाल तप्त के रूप में होती है। और तारों का जीवन काल क्या होती है? तो तारों का जीवन काल बहुत ही अधिक होती है, हाँ, अत्यधिक लंबी होती है। अब देखिए उसके बाद तारा जो होती है, तारा तारा में कितने डिग्री, मतलब ये प्लाज्मा जो होती है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अवस्था को, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी खौलता है, मुझे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक, तो उससे जब अधिक हो जाती है तो वो अवस्था प्लाज्मा होती है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि वे जो है तारा में हर एक तारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? तो 6000। हर एक तारा, सूर्य भी एक तारा है, उसका भी जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसकी सतह, तो सूर्य का भी सतह जो होती है 6000 सेंटीग्रेड। इस प्रकार हर एक तारा का जो ऊपरी सतह होती है, सतह होती है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होती है। और वो किस रूप में होती है? तप्त और लाल के रूप में होती है। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे का समझने की कोशिश करें, आगे समझने की कोशिश करें। तो तारा जो है, तारा से पहले तारा किस का निर्माण कैसे होता है? तो तारा का निर्माण, जो तारा भी एक गैस, हम बताए थे भी, नाभिक के संलयन होता है, उसमें गैस होता है। तो तारा भी एक जो बहुत ज़्यादा विरल गैस होती है, तारा भी होती है एक विरल गैस के रूप में होती है, विरल गैस के रूप में होती है, विरल गैस के रूप में होती है। तारा भी एक विरल गैस के रूप में होती है। ये विरल गैस तारा की शब्द होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विरल, विरल मतलब फोर 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 गैस के रूप में होती है पहले, हाँ। तारा की प्रारंभिक अवस्था विरल गैस के रूप में होती है। तो ये विरल गैस में क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें संपीड़न होती है। क्या होती है? संपीड़न, सिकुड़न। संपीड़न समझ में आ रहा है क्या? अब ये एक वर्ड आ गया संपीड़न, समझ में आ गया ना? थोड़ा सा खोज लेते हैं, देखिएगा संपीड़न क्या है। संपीड़न का हम अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। संपीड़न क्या है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, कि एक बैलून को हम लोग लिए, क्या कि बैलून को लिए, इसमें बैलून तो नहीं है कुछ, लिए हम कुछ दिखाते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये है, ये पूरा खुला हुआ है, और इसे संपीड़न कीजिएगा तो ये संपीड़न हो रहा है। आप देखिएगा संपीड़न हो रहा है, तो धीरे धीरे कितना बड़ा आकार था, और इसमें हम संपीड़न किए, संपीड़न करके इसको धीरे 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 किस रूप में ला दिए? छोटा सा रूप में ला दिए, छोटा सा रूप में ला दिए। तो इसी प्रकार तारा भी बहुत बड़ा विरल गैस के रूप में होता है, विरल गैस के रूप में होता है। तारा का प्रारंभिक भाग जो होता है विरल गैस के रूप में है, और उसमें धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है? संपीड़न होती है। और संपीड़न होती है, संपीड़न के बाद जो अवस्था बनती है, संपीड़न के बाद जो अवस्था बनती है उसे हम निहारिका बोलते हैं। ये संपीड़न के बाद जो एक तारा का जो अलग अवस्था बनती है उसे हम निहारिका बोलते हैं। इसके बाद जो एक क्या बोले हम, कि विरल गैस के रूप में तारा पाया जाता है,
इसमें गुरुत्वाकर्षण का संतुलन होता है और ये छोटा सा भाग का बनता है और ये उसी गैस गैस का ही रूप है, लेकिन छोटे फॉर्म में अगर स्वीकृत हो गया है, इसे हम निहारिका बोलेंगे। निहारिका, निहारिका कहते हैं, निहारिका कहते हैं। तो क्या बोले कि तारा का निर्माण किस रूप में होता है? तो तारा का निर्माण एक बहुत सी बड़ी गैसीय ब्रिल गैस के रूप में होती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलन होती है और छोटे से गैसीय फॉर्म में भी पाया जाता है। हाँ, गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। तो ब्रिल गैस को संतुलन करने के बाद क्या हो गया, वो जो भाग बना उसे निहारिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निहारिका कहते हैं, निहारिका कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई क्या? क्या बोले उसको निहारिका कहते हैं, समझ आ गई क्या? तो निहारिका कहते हैं, निहारिका कहते हैं। उसके बाद जो है निहारिका, निहारिका में क्या होती है? संलयन की क्रिया होती है, क्योंकि जो गैस के फॉर्म में थोड़े बहुत संलयन की क्रिया होती है, तो ये अंततः और छोटे होने के हो जाती है, टूट जाती है और यही भाग तारा कहलाता है। अर्थात गैस को गुरुत्वाकर्षण के संतुलन के कारण बेल गैस के भाग जो होती है वो निहारिका कहलाता है। निहारिका में संलयन की क्रिया के द्वारा जो लाल तत्व भाग बनता है उसे हम तारा कहते हैं। अभी आपको समझना है, सारी बातों को समझना है, हम धीरे धीरे सारी चीज को क्लियर कर देंगे। चलिए अभी यहाँ तक हम जो पढ़े इसको तो क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। क्या बोले हम? तारा। समस्त आकाशीय पिंड में तो वैसा आकाश में एक पिंड, जिसका खुद का प्रकाश और उष्मा होती है, उसे हम तारा कहते हैं। तो हम लोग समझ में आ गए क्या? हम लोगों को समझ में आ गई क्या कि तारा क्या है, स्टार क्या है? तो तारा जो है आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद का क्या हो? प्रकाश और उष्मा हो, उसे हम तारा कहते हैं। फिर देखिए तारा किस रूप में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था के रूप में होता है। प्रत्येक तारा में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होती है। प्रत्येक तारा में नाभिकीय संलयन होती है। फिर देखिए हम लोग कि तारा का वृत्त जो है बाहरी भाग कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होती है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई पड़ता है? लाल तत्व दिखाई पड़ता है। तारा का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? तारा का प्रारंभिक भाग गैसीय बिरल कहलाती है। बिरल गैस किस रूप में होता है? बिरल गैस के रूप में होता है। तारा का प्रारंभिक भाग किस रूप में होता है? बिरल गैस के रूप में होता है। जब बिरल गैस में संपीड़न होता है, बिरल गैस में क्या होती है? संपीड़न होती है। ये किस रूप में बन जाता है? तो बिरल गैस का तारा के प्रारंभिक भाग बिरल गैस में जब संपीड़न होती है, तो ये निहारिका कहलाता है। और निहारिका इधर लिख देते हैं। जब निहारिका में संलयन होती है, थोड़ी बहुत संलयन होती है, तो ये भाग ही तारा कहलाता है, जो लाल तत्व के रूप में होती है, जिसकी बाहरी सतह कितना अवस्था में? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाया जाता है, जिसकी बाहरी सतह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। हम लोग इतना देखे, तो हम लोग क्या देखे? निहारिका देख लिए, बिरल गैस देख लिए, और फिर तारा कैसा आकाशीय पिंड है जिसमें खुद का प्रकाश और उष्मा हो। तारा का किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है, लबालब में होता है।
उसके बाद फिर देखें इसमें कौन सी तारा में कौन सी गैस अधिक अधिक मात्रा में होता है, हाइड्रोजन गैस। और इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसमें नाभिकीय संलयन होती है। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन गैस मिलकर एक हीलियम गैस का निर्माण करती है, दो हाइड्रोजन गैस मिलकर एक हीलियम गैस का निर्माण करती है, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग देखें। उसके बाद फिर क्या होगा, विरल तारा का निर्माण एक विरल गैस से निहारिका का रूप लेता है, और निहारिका से तारा का स्टार का निर्माण होता है। इससे फिर आगे हम पढ़ेंगे एक स्टेप, फिर उसके दो भाग पढ़ेंगे, तो अगर हम आगे वीडियो में देखेंगे। आप आज के लिए इतना ही, आप इतना को ही एक अच्छे से देख वीडियो के को अच्छे से नोट बनाइएगा, और फिर हम आगे से हम आपको प्रॉपर एक पहले समझा के फिर लिखाते जाएंगे। और आप लोगों का कहना अगर नहीं सर आप जो भेज दिए हम उससे लिख लेंगे, हाँ, और आप सिर्फ समझा दीजिए तो वो भी करेंगे, तो मेरा बेटर यही रहेगा, हम दोनों काम कर देंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वो एक बार जो हम आपको नोट के रूप में थोड़ा सा पहले ही भेज देंगे क्लास का, वो क्या रहेगा, वो आपका एक बार क्लास को रीडिंग दे के आइए, तो कुछ कुछ समझ में चीज़ देखिएगा, क्योंकि आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट हैं, 12th पास करके आए हैं, तो आपको कुछ बच्चे इसमें हो गए जो कुछ एक दो बार पढ़ भी चुके होंगे, एक दो साल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे नया नया स्टूडेंट जोड़िएगा, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे। और ये नहीं सोचना है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे, डिजिटल बोर्ड व्हाइट बोर्ड कोई मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आपका माइंड कितना कंसंट्रेट होकर क्लास को कर रही है, और सामने वाला आपको किस रूप में आपके पास पेश कर रहा है, ठीक है। मैं वादा करता हूँ सब कुछ आपको याद करा दूंगा। ये फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा आपको हम समय दे रहे हैं, आपको अच्छे से नोट बनाइए, तो एक दो बार रिविजन कीजिए, सारे कुछ हम जहाँ तक विश्वास है वो तारा के बारे में पूछेंगे, सारा कुछ बता दीजिएगा, कुछ भी पूछेंगे आपको लगभग याद हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।